बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू ये है कि इमरान खान साहब को लेके कि जो इंजरीज़ उनको काज की गई उसका एफआईआर क्यों नहीं हुई, उसकी मेडिकल क्यों नहीं हुआ। मेडिकल अगर डिले हो जाए, किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई हमला कर देता है, उसे ज़ख्मी कर देता है, उसका मेडिकल नहीं करवाया जाता, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर खान साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जब इंजरी काज होती है तो नॉर्मली होता ये है कि वहाँ करीब जो हॉस्पिटल होता है, सरकारी अस्पताल, किसी तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल होते हैं, तो उस सतह पे जाके उसका इलाज करोगे। एमएलसी लिया जाता है, मेडिको लीगल रिपोर्ट, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लिया जाता है। उस सर्टिफिकेट की वो बेस होता है जहाँ से कि इनिशियल एग्जामिनेशन किया जाता है कि बंदे की जनाब ये ज़ख़म आया था। डॉक्टर की बाकायदा उसके ऊपर ओपिनियन होती है कि इस बंदे को जनाब छुरी के साथ वार आया था, इतने वार आए थे, फ़लाँ जगह पे वार आए थे। फिर उसको टैली किया जाता है, जो गवाही दी जाती है ना किसी मुलजिम के ख़िलाफ़ कि इस बंदे ने छुरी से वार किया, इस बंदे ने पिस्टल से वार किया, इसने जनाब राइफ़ल से वार किया, जिससे भी किया। फिर ये तो था हमारा स्टेटमेंट, हमने बयान दिया या हमारे गवाह ने बयान दिया, हमने एफआईआर दर्ज कोई जनाब 6 फायर मारे, जो जनाब सीने पे भी लगा फलां। अब डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करता है या अगर बंदा ज़िंदा हो तो उसका मेडिको लीगल रिपोर्ट बन जाती है, सर्टिफिकेट बन जाता है। उसको फिर डॉक्टर साहब बताते हैं इस बंदे को बॉडी के ऊपर किस किस्म की ज़रबात हैं, चोट कितनी चोटें आई हैं, कितने ज़ख़म हैं, कितनी जनाब नील पड़े हुए हैं, क्या है इसकी बॉडी की कैफियत, वो सारी एक सर्टिफिकेट के अंदर लिख देते हैं। लिखा जाता है कि जनाब इस बंदे को फायर आर्म इंजरी 3 है, 2 हैं, 1 इंजरी है एंट्री वूंड और उसी का एग्जिट वूंड है, जो भी डॉक्टर साहब ऑब्जर्व करते हैं। फिर डॉक्टर साहब ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये कहीं पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन तो नहीं है। तो मेडिकल की बड़ी अहमियत होती है, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। खान साहब के केस को अगर हम लें, खान साहब पे अटैक हुआ वज़ीराबाद के अंदर, किसी जनाब एक तरफ से या 2 तरफ से कुछ लोगों ने फायर आर्म इंजरीज़ काज की हैं, फायरिंग की है, कोई बंदा किसी की डेथ हो गई है, कोई काफ़ी सारे इंजर हो गए। अब खान साहब को पकड़ के तो फौरी तौर पे ले जाया गया कहाँ, शौकत खानम में। अब ये ले जाना इस हद तक नामुनासिब है। लीगल अगर बात करें ना, लीगली हम आपके पास इसके कई जवाब हो सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं जी हमें तो ख़तरा था कि अगर हम किसी करीबी सरकारी हॉस्पिटल में ले के जाएँ तो उधर तो पता नहीं कौन हो, कैसे लोग हों, मैनेज ना किया हो, कोई प्लानिंग ना की हो, इसलिए सिक्योर था कि हमारा इतना शानदार लीडर तो उसको हम छुपा के लें। आपके पास जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कानूनी एतबार से गलत है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब भी किसी बंदे को इंजरी काज की जाएगी, उस बंदे का मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनेगा, मेडिकल रिपोर्ट उसकी बनेगी, मेडिकल होगा। अब वो कौन करेगा? आप कहेंगे कि शौकत खानम में भी हम मेडिकल बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। शौकत खानम में कैसे? या आप कहते हैं जनाब फ्राम बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, हम उनके पास जाते हैं, उनसे डिस्क्राइब करा लेंगे इंजरीज। नहीं, उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट को, उनकी ऑब्जर्वेशन को अहमियत नहीं दी जाती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये कानून की मंशा नहीं है। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि किस बंदे की लिखी हुई रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक होगी, किसकी ऑथेंटिक नहीं होगी। मिसाल के तौर पर पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान, इसका सेक्शन मुलाहिज़ा फरमाएं 299C पढ़ना है आपने। 299C के अंदर लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। अब ये मेडिकल ऑफिसर कौन होगा? ऐसा ऑफिसर होगा जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी। उसका ऑथोराइज करदा मेडिकल ऑफिसर, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ आप तहसील लेवल के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में चले जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ, ऑथोराइज होते हैं कि फ़लाँ इसको ऑथोराइज़ करते हैं, इसको ऑथोराइज़ करते हैं। वो ऑथोराइज जो मेडिकल ऑफिसर हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किए होते हैं सरकारी तौर पर। ये फिर मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, फिर इनका पोस्टमार्टम बनाया हुआ, इसको ऑथेंटिक माना जाता है, इसकी वैल्यू होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, जो सरकारी तौर पे माना नहीं जिसको जाता, आप जाके तो प्राइवेट हॉस्पिटल से कुछ पैसे ले दे कि या जैसे भी जैसी चाहे रिपोर्ट तैयार करवाएं, जिसको चाहे फांसी पे लगवा दें।
अब इसका बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी वो शौकत खाना में चले गए हैं तो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट हो गया, स्टिचेस लगा दिए गए हैं, पट्टियाँ लग गई हैं, तो बाद में वो बाद में कैसे करवा सकते हैं। खान साहब की हद तक जो बज़ाहिर नज़र आता है वो इंजरीज़ का वो बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि खान साहब इंजरीज़ आ गई हैं जनाब, ये बुलेट इनको जनाब लगी है फ़लाँ जगह पे, फायर आर्म इंजरी है। अब उस इंजरी को डॉक्टर ने ऑब्ज़र्व किया, ऐसे डॉक्टर ने ऑब्ज़र्व किया कि जो ऑथोराइज़ नहीं था। ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने ट्रीटमेंट भी किया, स्टिचेस भी लगा दिए, उसका वो वूंड, उसका वो ज़ख़म वो जनाब वो भर गया, स्टिचेस लग गए। इसके बाद अगर उसको सरकारी डॉक्टर के पास, मेडिकल ऑफिसर, ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर के पास ले भी जाया जाए तो ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा? मैक्सिमम वो ये कर सकता है, वो देखते अच्छा ये एक स्टिच्ड वूंड था, सिला हुआ ज़ख़म था, इससे आगे क्या करेगा? क्या वो उस स्टिच्ड वूंड जिसको टांके लगे हुए हैं उसको चीर के काट के फिर उसके अंदर से झांक सकता है, देखेगा कितना है, कैसा है, किस चीज़ के साथ ये लगा था? नहीं। तो ये फिर पॉसिबल नहीं है कि चंद दिनों के बाद जब हील कर जाए, ज़ख़म भर जाए तो उसको दोबारा जाके तो फिर देख, हड्डी हो ना तो उसका कुछ ना कुछ रहता है, एक्सरे करके तो पता चलता है कि या फलां जगह से फ्रैक्चर थी, नहीं थी, क्या था। लेकिन जो ऐसे ज़ख़म हैं जो आपके गोश्त के अंदर हैं, नरम हिस्सों के अंदर, ऐसे ज़ख़म वो भर जाते हैं। आपका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आपका जो जिस्म है, ये सिलने के बाद आप इसमें कुदरती तौर पर हील अप हो जाता है, ये रिकवर हो जाता है, बंदा जुड़ जाता है, आपका जो स्किन है वो जुड़ जाती है, आप इसमें फ्लैश जुड़ जाता है। अब ये जुड़ने के बाद ऑब्जर्वेशन देना, आपको पता है इंजरीज़ की बहुत सारी काइंड्स हैं। कहते हैं कि ये चॉप वूंड है, कहते हैं ये इनसाइज्ड वूंड है, कहते हैं ये जनाब फायर आर्म इंजरी है, कोई कहता है जनाब ये तो बड़ा लैसिरेटेड वूंड है। बड़ी अकसाम है ना, जिस वेपन के साथ काज करें तो डिफरेंट काइंड्स उसकी बन जाती। फिर उसी जो इंजरी है उसको देख के आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंजरी है ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, ये इस बंदे ने हो सकता है खुद की है, हो सकता है खुद ना की हो। डॉक्टर बाकायदा लिखता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन है, क्या ये खुद से कर सकता है, नहीं कर सकता। अब डॉक्टर को अगर स्टिच करके बंद करके काफ़ी दिनों के पट्टियाँ लगा के काफ़ी दिनों के बाद दिखा भी दें, क्या डॉक्टर कहेगा कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है कि नहीं है, खुद से इसने खुद साख्ता है या नहीं है? कुछ भी नहीं कह पाएगा। इस हवाले से खान साहब का केस अगर देखा जाए ना तो इंजरीज़ की हद तक ये बाज़ार कुछ भी केस नहीं है। और बाकी जो वो एक अलहदा इशू है कि FIR दर्ज नहीं हो रही, तो इसमें कॉमन मैन के जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि देखिए एक ऐसा शख्स वेल ऑफ भी है, साहब प्राइम मिनिस्टर है, इससे बड़ा ओहदा क्या होगा? एक पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली रहा है वो, तो साहब का वज़ीर आज़म भी है, वेल ऑफ भी है, उसकी जनाब फेम भी बहुत ज़्यादा है, उसके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा हैं, लाखों करोड़ों में उसके फॉलोअर हैं। उस बंदे का उसके मर्डरस अटैक हो गया है और उस बंदे की FIR दर्ज नहीं हो रही। कभी सुप्रीम कोर्ट के और कभी जनाब हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि जनाब होनी चाहिए, करें। तो इस लेवल पे कॉमन मैन जो है उसका पुरसाने हाल क्या है? आम बंदे को बंदा गोली मार दे तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे करेगा? तो ये एक लम्हा फिक्रिया भी है। कोई कहता है जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने मना किया है कि IG को, IG कहता है नहीं जी मुझे फ़लाँ ने मना किया है, फ़लाँ ने मना। अब इस लेवल का बंदा साबिक़ा वज़ीर आज़म, अगर उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही, वो इंसाफ के लिए कोशिशें कर रहा है कि मिल जाए, तो उसके केस में ऐसी अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, कभी मेडिकल नहीं हो रहा, कभी FIR नहीं हो रही इतने दिनों तक, तो कॉमन मैन का क्या होगा? इसलिए हमें मिन हैसल कौम, एज ए कौम, एक फ़र्द को तौबा करने की ज़रूरत है इस मौके पर। यानी आप किस कंट्री में रह रहे हो, आप कैसी कौम हो, आप कैसा एक हजूम हो? यानी आपका कोई लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई आपका जस्टिस सिस्टम ही नहीं है। फेयर होनी चाहिए हर चीज़। लेकिन यहाँ ये हम नहीं कहते कोई एजेंसियों को बुरा कह रहा है, कोई फ़ौज को बुरा कह रहा है, कोई जनाब जुडिशरी को बुरा कह रहा है, पॉलिटिशियंस को बुरा कह रहा है। तो हम खुद को देखें, कॉमन मैन, हर बंदा खुद को देखे कि हम किधर खड़े हैं। अगर कोई आर्मी के ऑफिसर हैं तो कहाँ से आते हैं?
वो हमारी बरादरी है, हमारे ही तो भाई हैं। एक भाई हमारा आर्मी में नहीं हो सकता। जुडिशल ऑफिसर कहाँ से आते हैं? नहीं जी जुडिशल ऑफिसर इंसाफ नहीं कर, कहाँ से आते हैं? हम में से आते हैं। हमारा एक भाई जुडिशल ऑफिसर नहीं हो सकता। डॉक्टर्स कहाँ से आते हैं? हम में से। वकला कहाँ से आते हैं? हम में से। तो ये मिनहसल कौम तबाही हो चुकी है, हम कौम ही तबाह हो चुकी है। छोटे से छोटे लेवल पे जाके देखें ना तो हर बंदा यूं एक धाक लगाए बैठा होता है कि काश कोई शिकार आ जाए, काश कोई मुर्गा घेरा जाए और मैं लूट लूँ, मैं अमीर हो जाऊँ। हल में मज़ीद वाला हिसाब है कि ज़्यादा पैसा कैसे आएगा। आप कभी बच्चों से बात करके देखें, छोटे बच्चे हैं ना, इनोसेंट जिनको कहा जाता है, इनोसेंट बच्चे से बात करके देखें, आप कहें बेटा क्या बनोगे, क्या करोगे? वो आपको यही कहे ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। क्यों? उसने अपने पेरेंट्स को बातें ही पैसों की, खुश और गमगीन, ये दोनों सूरतें उसने पैसों के लिए होते देखी हैं। अगर दीन के लिए फ़िक्रमंद देखेगा पेरेंट्स को, वो दीन की तरफ उसे रग़बत होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ग्रूमिंग ऐसे माहौल में होती है कि छोटे छोटे बच्चों से स्टार्टिंग हो जाती है कि जनाब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ज़्यादा पैसे से सुकून है, पैसे से लग्जरीज हैं, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं इससे पहले कि हम कोई भी सरकारी या प्राइवेट ओहदा ज्वाइन करें। तो ये तरबियत है जो हमारी फैमिलीज़ हमारी करती हैं। फिर हम जनरल बन जाएं, हम कर्नल बन जाएं, हम जज बन जाएं, हम वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, उस्ताद बन जाएं, कुछ भी बन जाए ना, तो जो फिर तरबियत बचपन से हुई है ना वही चलेगी। मिन हैसल कौम, हर फर्द को तौबा की ज़रूरत है। क्या रेडी के ऊपर फ्रूट बेचने वाले करप्शन नहीं कर रहे होते? क्या फलों के ऊपर स्प्रे करते हुए आपने नहीं देखा? हर बंदे का जहाँ जितना भी दाव लगता है ना वो लगाता है, वो अपना रोल प्ले करता है। मज़दूरों को आपने डंडी मारते हुए नहीं देखा कि वो काम नहीं करते और चाहते हैं कि ज़्यादा। जिसका जहाँ जितना बन पड़े ना वो करप्शन करता है। अगर बड़ा होता है बड़ी करप्शन कर लेगा। तो ओवरऑल तरबियत की कमी हो गई है हमारी कौम के अंदर। हमने मिलजुल के कोशिश करनी, नियत करें अपनी तरबियत। हर बंदा जो बंदा जहाँ भी है वहीं सुधर जाए। हमने अपना हिसाब देना है ना, ज़िंदगी का पता नहीं। बहुत सपोज़ एक बहुत बड़ा फ़ौज का अफसर था, उसे एक जजीरा मिल गया, वाह जी बड़ी, अब मर नहीं गया, मरेगा ना, उसने भी तो मरना है। इसी तरह कोई बहुत बड़ा साबका वज़ीर आज़म था, बड़ा सदर था, क्या मरते नहीं देखे आपने? वही 2 गज़ कब्र मिट्टी के अंदर ही जाते हैं। तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अगर ईमान है आपका तो आपको इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए कि हिसाब देना। तो ऑनेस्ट रहें हमेशा। बहरहाल ये है कि क्या क्यों बिगाड़ है, हर महकमा क्यों बिगड़ा हुआ है, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा। उम्मीद है आपने इसकी बेस को भी समझ लिया होगा। और ख़ान साहब का जो ये इंजरीज़ काज हुई, मेडिकल हुआ, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी कि कैसे 299C PPC इसके अंदर लिखा हुआ कि ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर है, वही मेडिकल बनाएगा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वही अथेंटिक होगी। और अजीब सा ये केस है जिसके अंदर समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसका बनेगा क्या? कभी मेडिकल नहीं हो रहा, कभी FIR नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा। एक्यूज का ही नहीं पता चल रहा। नॉमिनेट कर दिया, वज़ीर आज़म को भी कर दो, फ़लाँ को भी कर दो, फ़लाँ, कोई सॉलिड प्रूफ तो हो। बहरहाल कुछ इस केस के को लेके ना अवाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अल्लाह करे कि ये केस और हमारे तमाम केसेस अल्लाह ताला इसका बेहतर असबाब पैदा फरमाए और हम सब को, सारी कौम को ऑनेस्ट बनने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।